हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा पीटी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, इसका आज हम 13वां सेट स्टार्ट करेंगे। और पहले इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। उसके बाद इसके आंसर के साथ वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर न करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। पहले करंट दिया हुआ है, कह रहा है हाल ही में डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान क्या है। तो भारत की बात करेंगे तो इसका स्थान चौथा हो जाएगा। क्या? चौथा हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ की हम बात करेंगे तो इसका स्थापना 1995 में हुआ है। इसका स्थापना कब हुआ? 1995 में 1 जनवरी 1995 में। डब्ल्यूटीओ को पहले गैट के नाम से जाना जाता था। कहेगा किसका नाम से? तो गैट के नाम से जाना जाता था। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे कि अभी अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी ओंकोजा है। ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। कह रहा है कि दूरसंचार में भारत का स्थान। तो दूरसंचार में भारत की हम बात करेंगे तो इसका स्थान सेकंड है। क्या है? सेकंड है। कह रहा है स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का स्थान, इसमें भी सेकंड है। इसमें भी भारत का स्थान सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत द्वारा तेल आयात के लिए पहली बार किस अरब देश को रुपये में अपना भुगतान यानी कि पहला भुगतान किया है? तो यूएई हो जाएगा। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। संयुक्त अरब अमीरात, इसका जो कैपिटल है अबू धाबी। उसके बाद कह रहा है शिक्षा पर सम्मेलन 2024 किस अरब देश में आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? ये भी यूएई में ही किया गया। कहाँ किया गया? यूएई में। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी यूएई में ही किया गया है। COP28 कहेगा तो यूएई। उसके बाद COP29 की बात करेंगे तो बाकू में हो जाएगा। बाकू में हो जाएगा। और COP30 की बात करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा? ब्राज़ील में हो जाएगा। ब्राज़ील में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा पैन 2.0 परियोजना लागू की गई, इसका संबंध किस विभाग से है? तो आयकर विभाग हो जाएगा। आयकर विभाग से हो जाएगा। आयकर विभाग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया है? तो किस बैंक को किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक ऑफ इंडिया को किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1907 में हुआ है। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, हेडक्वार्टर की, तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कहाँ? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा है क्वेश्चन में कि अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो 2015 में शुरू किया गया। कब? 2015 में। करा है एनपीएस नई पेंशन योजना की मंजूरी कब दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन छाटिए। कर रहा है दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद का रहा यह विधेयक से रेलवे बोर्ड के कार्य प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य को पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि रेलवे नेटवर्क का कुशल विकास हो सकेगा। यह भी सही है, यानी कि दोनों सही है। रेलवे की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत में कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुआ था। मुंबई से थाने के बीच पहले 34 किलोमीटर चला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की अधिनियम 1955 और रिजर्व बैंक 1934 के कानून में सुधार के लिए लोकसभा में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो इसके हम बात करेंगे कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो बैंकिंग
बैंकिंग सुधार सुधार अधिनियम 2024। क्या? बैंकिंग सुधार अधिनियम 2024 पारित किया गया है। बात करेंगे पहले एसबीआई की हम बात करेंगे। एसबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1955 में हुआ। पहले एसबीआई की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पहले एसबीआई को किस नाम से जाना जाता था? तो इम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसका स्थापना 1921 में हुआ था, इम्पीरियल बैंक। जबकि हम आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी कमर्शियल बैंकों यानी कि सभी बैंकों ये नियंत्रित करता है। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में किया गया, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। और इसके पहले गवर्नर की बात करेंगे तो कौन थे? ऑसवन स्मिथ जो अंग्रेज थे। और भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। कह रहा है व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। मानसिक जो दिया व्यक्ति की मानसिक नहीं, वास्तविक आयु वास्तविक वास्तविक आयु पता करने के लिए होता है, ये गलत दिया हुआ। करा इस परीक्षण को अचीकरण परीक्षण भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। करा इस परीक्षण का उपयोग अस्थि के संलयन स्तर का विश्लेषण करके व्यक्ति के वास्तविक आयु का अनुमान लगाने में किया जाता है। तो एक और यानी कि 2 और 3 सही है, तो इसमें सही हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया तथा इसे कब समाप्त कर दिया गया? बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली पहले लागू कब किया गया था? बहुसदस्यीय की मतलब पहले होता था कि जैसे में ओबीसी है या फिर एससी है फिर या जनरल है, इसके लिए अलग से यानी कि नेता चुना जाता था, सबके लिए अलग से नेता चुना जाता था। ये नियम स्टार्ट हुआ था 1951 में हुआ था। कब? 1951 में। लेकिन ये सब को समाप्त कर दिया कब? 1957 में समाप्त कर दिया गया। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो पहले की बात करेंगे तो पहले 4.5% था, जबकि अब हम बात करेंगे अब वर्तमान में 4.8% हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई और इसका संबंध किससे है? इंद्रधनुष योजना की हम बात करेंगे, 2 होता है, एक होता है मिशन इंद्रधनुष, एक होता है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष योजना बोला है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? बैंकिंग से हो जाएगा। क्या? बैंकिंग से हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध तो किससे हो जाता? टीकाकरण से हो जाता। टीकाकरण से हो जाता। मिशन इंद्रधनुष का था तो टीकाकरण, इसमें 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, लेकिन इंद्रधनुष योजना बोला है तो बैंकिंग से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, यानी कि कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, यानी कि फ्रांस से लिया गया है, याद रखिएगा। फ्रांस के संविधान से लिया गया, कहेगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र के जो द्वारा मानवाधिकार की घोषणा जो हुआ था 10 दिसंबर 1948 को हुआ, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। सिर्फ क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि मानवाधिकार का जो क्या कह सकते हैं स्थापना, तो मानवाधिकार सिर्फ कहेगा तो 1945 हो जाएगा, 1945। लेकिन एक क्वेश्चन में बोलता कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो स्थापना हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार तो 1992 के अधिनियम से 1993 में किया गया है। तो सभी क्वेश्चन में अंतर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तो 10 दिसंबर 1948, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
डायरेक्ट मानवाधिकार की बात करेगा तो 1945 में स्थापना, लेकिन कहेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार कहेगा तो 1992 के अधिनियम से 1993 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। देहरादून हो जाएगा। देहरादून हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वन की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में कहेगा तो मिजोरम में हो जाएगा। मिजोरम में हो जाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा वन की बात करेंगे तो एमपी में हो जाएगा। एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहेगा तो मिजोरम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सुगौली की संधि किस वर्ष तथा किसके बीच की गई थी? तो सुगौली की बात करेंगे तो कब किया गया? तो याद रखिएगा 1816 में। 1816 में सुगौली की संधि हुआ। और किसके बीच की बात करेंगे तो अंग्रेज और नेपाल के बीच, यानी कि अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। क्या कि सबसे पहले बात करें अंग्रेज में क्या हो जाएगा इसमें हम बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और नेपाल के तरफ से कौन था? गोरखा था। क्या था? गोरखा था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा के बीच जो क्वेश्चन में पूछा जाता है एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ? तो एंग्लो नेपाल युद्ध, एंग्लो माने अंग्रेज हो जाता है ना, एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ? तो वही 1814 से 16 तक चला था। यही एंग्लो नेपाल युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा, या तो कह सकते हैं अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1814 से 16 में ही फिर समाप्त हुआ सुगौली के संधि के तहत। सुगौली के संधि 1816, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है? तो ध्यान दीजिएगा, पानी में जब भी कहेगा गिर, यानी कि थोड़ा उठा हुआ, तिरछा मुड़ा हुआ, छड़ या तो कोई भी चीज़ थोड़ा सा अपने वास्तविक ऊंचाई से उठा हुआ, तो याद रखिएगा अपवर्तन के कारण हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। जबकि रंग की बात करेगा कि सूरज उगने से पहले कुछ लालिमा दिखाई देता है या डूबने के पहले कुछ लालिमा दिखाई देता है, वो किसके कारण? तो वहाँ पे प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या? प्रकीर्णन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है? सबसे पहली बात पदार्थ की बात करेंगे तो टोटल 5 अवस्था है। पहला ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद बोश आइंस्टीन कंडेंसेट होता है इसका। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है? आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो इसका गैस से प्लाज्मा में होगा ये आयनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपको गैस से प्लाज्मा में होगा। ठीक है। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछता कि ठोस से द्रव बनेगा तो गलनांक विधि के द्वारा, ठोस से द्रव बनेगा गलनांक विधि के द्वारा, और द्रव से गैस बनेगा तो क्वथनांक विधि के द्वारा। जबकि गैस से प्लाज्मा की बात करेंगे तो आयनीकरण विधि के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे तो 2026 से 31 तक होगा, याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग की हम बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करेंगे तो इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। यह संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। और 15वें वित्त आयोग की बात करेगा, 15वें वित्त आयोग अभी 15वें वित्त आयोग है, तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कौन है? NKC हो जाएगा। 14वें की बात करेगा तो वाई रेड्डी हो जाएंगे। 14वें की बात करेंगे तो वाई रेड्डी। जबकि पहला की बात करेंगे पहले वित्त आयोग तक KC नियोगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जठर ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है?
तो कहाँ पाया जाएगा? अमाशय में। अमाशय जिसको हम पेट बोलते हैं, अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में ही जठर ग्रंथियाँ पाया जाता है, जठर ग्रंथियाँ पाया जाता है। यहाँ से दो एंजाइम उत्सर्जित होता है। एक की बात करेंगे तो पेप्सिन, एक की हम बात करेंगे पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। दूसरा की बात करेंगे तो रेनिन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना और रेनिन का काम है दूध को पचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा, क्या जीडीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत किया गया? तो पेरिस समझौता हो जाएगा, पेरिस समझौता हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। और इसका मुख्यालय, इसी का केवल मुख्यालय जो भारत में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, याद रखिए हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय तट रक्षक बल के गठन की अवधारणा किस युद्ध के बाद अस्तित्व में आया? तो किस युद्ध हो जाएगा? भारत पाक युद्ध के बाद, भारत पाक युद्ध के बाद 1971 में हुआ था ना, 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद। फिर कह रहा है ताशकंद समझौता 1966 के लिए दोनों पक्षों के ताशकंद में किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? तो बात करेंगे किसके द्वारा। सबसे पहली बात करेंगे तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। भारत के तरफ से कौन थे? तो भारत के तरफ से पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री थे। जबकि पाकिस्तान के तरफ से बात करेंगे यायूब खां था। कौन था? यायूब खां था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस की बात करेंगे तो 23 जनवरी को मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ है, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन हो जाएगा? प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक की हम बात करेंगे तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो सेबी को, SEBI, सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1988 में हुआ। और कहेगा कौन से अधिनियम, इनके अधिनियम कब? तो 1992, अधिनियम 1992, विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत। तो इसका स्थापना 1988 में, याद रखिएगा, 1988 में याद रखिएगा। सेबी के अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहली महिला भी अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच बनी है, अभी भी माधुरीपुरी बुच है। सेबी का काम क्या है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना है, यानी कि क्या कह सकते हैं, शेयर बाजार को कंट्रोल करना, जिस प्रकार से RBI सभी बैंक को कंट्रोल करता है। टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो टिस्को की स्थापना 1907 में, टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसका स्थापना 1907 में कहाँ? जमशेदपुर में। कहाँ किया गया? जमशेदपुर में किया गया, याद रखिएगा, जमशेदपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क, थोरियम का कौन हो जाएगा? मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का हो जाएगा। अब भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम केरल में, अब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में ही हो जाएगा। कह रहा मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या किया? तो मगध के पहला जो शासक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला की हम बात करेंगे, पहला की बात करेंगे तो हर्यक वंश हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ही कर दिया था, जबकि अजातशत्रु का भी हत्या उदयन कर दिया था। इसलिए इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके बेटे के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। तो कह रहा मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या किया? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। इसका बेटा कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को हत्या कर दिया, यानी कि अजातशत्रु हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्या 75। 74 की बात करेंगे तो इसमें मंत्रिपरिषद हो जाएगा, क्या मंत्री परिषद हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा घटना किस कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया। तो कब वापस लिया तो याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को। रीजन क्या था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक ज़िला पड़ता है, वहाँ पे चौरा चौरी नामक स्थान में एक थाना था, उसमें एक कैद सिपाही और एक थानेदार को आक्रोशित भीड़ ने उसमें आग लगा दिया था। तो 21 सिपाही और एक दरोगा के मृत्यु हो गया था, जिसके कारण गांधी जी 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिए। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे तो भारत हो जाएगा, यूएई हो जाएगा और इसके साथ एक फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है एआई आधारित गजरात सुरक्षा प्रणाली, गज माने हाथी होता है, गजरात सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया। तो रेलवे के द्वारा चलाया गया, रेलवे के द्वारा। इसमें होता था क्या कि जो हाथी होता था रेल के पटरी पर चला जाता था, जिसके कारण बहुत सारे हाथी का मृत्यु भी हो जाता था, इसलिए उसके सुरक्षा के लिए एआई आधारित गजरात सुरक्षा प्रणाली चलाया गया है, किसके द्वारा, रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहकारी समितियों के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया है। तो उल्लेखित की बात करेंगे तो किस संवैधानिक संशोधन, तो इसका कौन हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। और कहेगा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो याद रखिएगा 43 के ख में उल्लेखित है। जबकि हम बात करेंगे भाग की तो 9 के ख में वर्णित है, किसमें, 9 के ख में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ऐड किया गया है, याद रखेगा। मूल कर्तव्य पहले कोई भी नहीं था, 0 था। 42वां संविधान द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया और उसके बाद हम बात करेंगे तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा फिर 11वां जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 है। मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 51 के क में। अब 51 के क में, अब भाग कहेगा तो 4 के क में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में किस तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होता है। तो गामा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्या, गामा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उससे कम एक्स किरण हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गामा। कह रहा है नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना संबंधी संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश। अब किसी अदर कंट्री में वहाँ पे यानी कि एरिया को कब्जा करके वहाँ स्टेट स्थापित करेंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत, नए राज्य की स्थापना 2 के तहत। लेकिन कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए 2 के तहत हो जाएगा, नए राज्य को प्रवेश करना है 2 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है। तो देखिएगा बात करेंगे नए राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत ऐड किया जाएगा, लेकिन वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत। सीमा के परिवर्तन का मतलब हुआ बिहार से झारखंड बना या तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ये सीमा में परिवर्तन होता है अनुच्छेद 3 के तहत। जबकि कोई एरिया में नया स्टेट स्थापित करना है तो वहाँ अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है, कितने तहत, 2 के तहत किया जाता है। और नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन तो कौन कर सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाए तो संविधान का कौन सा अनुसूची प्रभावी होगा? तो कौन हो जाएगा? अनुसूची वन प्रभावित हो जाएगा। अनुसूची वन प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संविधान संबंधित राज्य से अनुमति की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे बिहार से झारखंड बना, तो बिहार के जो भी यहाँ के मंत्री होंगे उनसे या सीएम होंगे, उनसे बिना पूछे हुए केंद्र सरकार अलग स्टेट का यानी कि नाम परिवर्तित कर सकता है। यानी कि कह रहा है भारत के राज्य के सीमा के क्षेत्र में नाम में परिवर्तन करने के लिए संबंधित राज्य से अनुमति की आवश्यकता पड़ेगा, तो राज्य की आवश्यकता के बिना बना देगा, नहीं आवश्यकता पड़ेगा, बिना पूछे हुए यानी कि सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 1956 से पूर्व भारतीय राज्य कितने भागों में विभाजित था? तो 4 राज्यों में विभाजित था। कितने भागों में था? तो 4 भागों में विभाजित था। एक बात करेंगे तो ब्रिटिश क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद देसी रियासत हो जाएगा, देसी रियासत। उसके बाद बात करेंगे तो चीफ कमिश्नरी में विभाग था, और उसके बाद अंडमान निकोबार, ये 4 क्षेत्र में 4 भाग में विभाजित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान लागू होने के समय भारत में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या। कह रहा है संविधान लागू के समय जब लागू हुआ था उस टाइम की बात कर रहा था, तो उस टाइम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि वर्तमान में बात करेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का प्रावधान है? तो भाग 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतों बनाने की संकल्पना की गई है? तो किस में हो जाएगा? भाग 9 में हो जाएगा, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी नरम दलीय थे? तो नरम दलीय कौन कौन थे? तो देखिए ये तो गरम दल के थे, तो नरम दलीय फिरोज मेहता हो जाएगा और गोपाल कृष्ण गोखले, तो 2 और 3 हो जाएगा। जबकि बात करेंगे अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, ये गरम दल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? भारतीय महिला कर रहा है, तो भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। सरोजनी नायडू हो जाएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन 1925 के कानपुर अधिवेशन। जबकि पहली महिला कह देता, भारतीय नहीं लगाता, तो एनी बेसेंट हो जाता है, एनी बेसेंट हो जाता है, एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। तो डायरेक्ट ओवरऑल कहेगा कि पहली महिला तो एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, लेकिन भारतीय महिला कह दिया, इसलिए सरोजनी नायडू 1925। एनी बेसेंट भारत के नहीं थे, ये आयरलैंड के थी। जबकि तीसरी महिला की बात कहेगा तो 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सिंह गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो पहली बार गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। जिसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो रहीमतुल्ला सियानी किया था, रहीमतुल्ला सियानी। जबकि जनगण मन गाया गया था वो भी कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धनखे थे। कह रहा है दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे 3 बार, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद 1893 के लाहौर अधिवेशन, उसके बाद 1906 के ये भी कलकत्ता अधिवेशन। 3 बार अध्यक्षता किए हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसकी अध्यक्षता 1988 के इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था? पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले था पहला अंग्रेज 1888 के। जबकि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि किस ब्रिटिश सेनावीर यानी कि सेनावीर सिविल सेवाधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? तो ए ओ ह्यूम हो जाएगा, ए ओ ह्यूम
कौन हो जाएगा, एओ ह्यूम हो जाएगा, एओ ह्यूम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया। तो 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किया था, रास बिहारी घोष हो गया। और वही 1916 में यानी कि गरम दल और नरम दल एक हो गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता MC मजूमदार, अमरिका चंद मजूमदार किए थे। उसके बाद बात करेंगे फिर से दोबारा जो फूट पड़ा था किस अधिवेशन में पड़ा था, कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर पटाभी सीतारमैया था, पटाभी सीतारमैया हो जाएगा, पटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, बिल्कुल सही है। कह रहा है प्रारंभिक नेता मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग से थे, ये भी सही दिया हुआ है। कह रहा है कांग्रेस ने शुरू में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा। यहाँ पर कह दिया शुरू में ब्रिटिश शासन का पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा। पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य शुरू में थोड़ी रखा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा, तो एक गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बे में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। तो सही हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहाँ घोषित किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू किए थे। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो 1925 के कानपुर अधिवेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन खालिस्तान में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता खालिस्तान में की। तो 1931 हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, याद रखिएगा। और इसी में गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये मान लेते हैं, क्या कह रहा है, उत्तर और पश्चिम यानी कि ये इस साइड से उत्तर पश्चिम यही हो जाएगा। तो इधर से जो बारिश होगा मेडिटेरियन सी से आएगा, यानी कि भूमध्य सागर से जो बारिश आएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो कह रहा है तो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या, पश्चिमी विक्षोभ। भारत में वर्षा 3 तरफ से होता है, एक तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होता है, जो कि सबसे पहले स्टार्ट केरल के तट पर ही होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से स्टार्ट होता है। और उसके बाद एक जो होता है जाड़ों के दिन में ए तरफ से, यानी कि उत्तरी और पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, ये तमिलनाडु के तट कोरोमंडल पर होता है। भारत में वर्षा 3 तरीका से होता है, याद रखिए। सबसे ज़्यादा दक्षिण और पश्चिम मानसून से होता है, ये से होता है, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पश्चिम विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होता है, नहीं अभी बोले भूमध्य सागर से होता है, भूमध्य सागर से होता है, भूमध्य सागर से होता है, याद रखिएगा, गलत दिया हुआ। कह रहा है भारत में इसके प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, बिल्कुल सही, तो 2 सही केवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मानसून पवन नियमित पवन होती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत में वर्षा लाने वाला मात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। देखिए यहाँ पर मात्र बोल दिया, यही गलती हो जाएगा, एकमात्र, एक गलत दिया हुआ। अभी हम बोले ना भारत में जो वर्षा होता है, एक तो ये बोला है दक्षिण पश्चिम मानसून, फिर तो लौटता हुआ मानसून तो होता है, उत्तरी पूर्वी भी होता है, फिर पश्चिमी विक्षोभ तो भी होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है भारतीय द्वीपों पर मानसून के सबसे पहली वर्षा होती है और मानसून
सी भी सबसे ज़्यादा सबसे बाद में भी होती है। तो यहाँ पर एक भी सही है, दो गलत हो जाएगा और तीन भी सही है, तो एक और तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ मिलती है। तो कहाँ मिलेगा, तो उत्तर, कह रहा है भारतीय मानसून अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ मिलेगा, तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा ऋतु में तमिलनाडु में शुष्क रहने का कारण है, तो क्या कारण हो सकता है। तो तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें समानांतर होती है। तमिलनाडु का बंगाल के तट खाड़ी मानसूनी पवनें समानांतर होती है, गलत दिया हुआ है, समानांतर नहीं होगा। फिर कह रहा है यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ जो दिया हुआ है अरब सागर वाला, यहाँ बंगाल के खाड़ी हो जाएगा, बंगाल के खाड़ी हो जाएगा, तो ये भी गलत दिया हुआ है, दोनों गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, कह रहा है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है लौटते हुए मानसून पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, तो यहाँ से पानी उठाता है और उसके बाद यहाँ वर्षा कराता है। तो ये तो बंगाल के खाड़ी है ना, जो यहाँ पर कह रहा है अरब सागर, तो ये गलत दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तो इस साइड हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, सही सिर्फ एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होगा। तो पश्चिम घाट हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे उत्तर पूर्व उप हिमानी क्षेत्र हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। मेघालय की पहाड़ी, ये भी सही हो जाएगा, कोरोमंडल नहीं होगा, यहाँ पर 1 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी की हम बात करेंगे, यानी कि बात करेंगे उत्तर पूर्व, यानी कि एरिया, तो यहाँ पे तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से, या लौटता हुआ मानसून, यहाँ जाड़ों में वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है यहाँ से, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर कह रहा निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है। तो ये कहाँ हो जाएगा, मेघालय में हो जाएगा, और वो भी मासीराम स्थान, वहाँ पे 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया। कह रहा है भारत में पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, गैर नागरिक कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, 1954 में मिला था। कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, तो कौन, APJ अब्दुल कलाम। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया। तो कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार भारत के खाली स्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान होगा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है।
कहेगा कि भारत रत्न चाहे पद्म भूषण ये सब पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। अब भारत रत्न देना शुरू कब हुआ, 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारत रत्न के लिए सिफारिश खाली स्थान को की जाती है, तो सिफारिश कौन करेंगे, पीएम करेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। कह रहा है सन 2024 में भारत रत्न कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया, तो बात करेंगे 2024 में तो 5 व्यक्ति को दिया गया था। कितने व्यक्ति को दिया गया था, 5 व्यक्ति को दिया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे चौधरी चरण सिंह को दिया गया था। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन, कह रहा भारत रत्न पहले 3 प्राप्तकर्ता, तो भारत रत्न पहले 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है तो 3 व्यक्ति को, सबसे पहली बात करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद सीवी रमन 1954 में ही मिला था। उसके बाद श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी याद रखिएगा, ये तीनों को मिला था 1954 में। उसके बाद करा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक की बात करेंगे तो सीवी रमन हो जाएंगे। सीवी रमन 1954 में मिला था। भारत रत्न प्राप्त करता पहले पीएम, तो पीएम की बात करेंगे तो जेल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद करा मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले पीएम, तो लाल बहादुर शास्त्री। करा भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हो जाएगा। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरा विदेशी की बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला हो जाएगा, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। जबकि पहले की बात करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। उसके बाद करा है मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो पहली महिला कौन हो जाएगा, अरुणा आशफ अली हो जाएगा। तो बस आज बार इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सबसे पहले इसका PDF सेंड कर दिया जाता है और उसके बाद ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।